दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूजीसी नेट परीक्षा के लिए पुराने वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2007 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व पेपर दिसंबर 2007 राजनीति विज्ञान। दोस्तों पहला प्रश्न इसका है, राजनीति सिद्धांत और विचार से संबंधित है। तो नीचे दिए गए लेखकों में से द लाज का लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन हैं अरिस्टोटिल, प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन और डायसी। तो आप जानते हैं कि द लाज जो है वो प्लेटो की रचना है। ये प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन के सांध्यकाल में लिखा और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद हुआ था। तो द लाज प्लेटो की रचना है। दूसरा प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किस विचारक के नाम से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ग्रामसी। ग्रामसी से जुड़ी हुई है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्यों का परिचय करवाया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया गया है। नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय कराया? आपके ऑप्शन है बेंथम, मिल, स्टुअर्ट मिल और स्पेंसर। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंथम। बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है और बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है और जो दुख उत्पन्न करती है वह खराब है। नीचे देखिए 2 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न हैं। आइए देखते हैं वह प्रश्न। दोस्तों कथन है, अरविंद के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। देखिए ये सही कथन है, महर्षि अरविंद का कथन कि अरविंद के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, तो ये सही है। कारण है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। महर्षि अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया, परंतु साथ ही इसको उन्होंने मानवतावादी रूप प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। तर्क है, इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ पुस्तकें हैं उनको उनके प्रकाशन के क्रम में आपको पहचानना है। जो पुस्तकें हैं वो हैं लेवाइथन, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। तो देखिए हाब्स की पुस्तक है लेवाइथन, ये प्रकाशित हुई थी सन 1651 ईस्वी में। आर.ए. डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है ये 1963 में प्रकाशित हुई थी। जेम्स एम बुकानन की पुस्तक है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट और जॉन रॉल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो आपके ऑप्शन सही है डी, सबसे पहले एक है यानी लेवाइथन। उसके बाद आपका आता है ये तीसरा जो है एक के बाद जो है दोस्तों चौथा द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 में। उसके बाद देखिए 1963 में मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस आया था 2, फिर उसके बाद 3 आएगा ए थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की कृति है और ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सिद्धांत और संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम बताइए। तो ये संकल्पनाएं हैं जनरल विल, अथॉरिटी एज फेडरल, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज। तो इनका सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले है जनरल विल जो रूसो की है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है दोस्तों सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी का है। तीसरे स्थान पर ग्राम स्वराज गांधी जी द्वारा दिया गया और अथॉरिटी एज फेडरल ये सबसे लास्ट में है। तो ये संकल्पनाओं का आपके सही क्रम हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, कुछ पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन का कालक्रम पहचानना है। पुस्तकें हैं पॉलिटिकल मैन, द पावर एलीट,
थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट, इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो इन पुस्तकों का सही कालक्रम ये है कि सबसे पहले थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट प्रकाशित हुई थी, 3 तो पहले स्थान पे है। तो जब 3 पहले आ जाएगा तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद द पावर एलिट प्रकाशित हुई, फिर पॉलिटिकल मैन और उसके बाद सबसे लास्ट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। देखिए यहाँ पर एक सूची दी गई है विचारकों की और दूसरी सूची दी गई है उनके विचार। देखिए प्लेटो जो है दोस्तों फिलासफर किंग यानी दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है ये फिलासफर किंग का है। मैकियावेली की रचना क्या है? तो मैकियावेली की रचना है दोस्तों प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी मैकियावेली करता है। मतलब वो जो है व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता की बात करता है कि राजा को व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता में अलग अलग विचार रखने चाहिए। इसके अलावा देखिए ये जो हीगल है, हीगल का विचार है जो टाइम स्पिरिट, और अरबिंदो की रचना है सावित्री। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं प्लेटो का फिलासफर किंग है, मैकियावेली का पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी है, हीगल का टाइम स्पिरिट है और सावित्री अरबिंदो की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए कूट का सुमेलन करते हुए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये देखिए सूची 1 का सूची 2 से आप मिलान करेंगे। गेट कीपर्स डेविड ईस्टन, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, ये मिल का कथन है, तो बी का चौथा हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है और एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ये डायस कार्ल डायस की जो है वो अवधारणा है। तो आप देख लीजिए इसका सही मिलान आपका हो जाएगा उत्तर बी। अब आइए तुलनात्मक राजनीति और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो आपका जो सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई और तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिवेश किसी अकस्मात घटना का परिणाम नहीं, वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति का न्यून रूप एक लंबी और अनवरत यात्रा का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं तो आपका ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोत्तम रूप को नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने का भी उत्तरदायी है। तो ये सही कथन है आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा सही कथन है? तो आइए देखते हैं जो वाक्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका, राजनीतिक सामाजिकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का पर्यवेक्षण आवश्यक नहीं है। दूसरा है, गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक सामाजिकरण में कोई योगदान नहीं करते। तीसरा है कि राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति की स्थापना और उसका विकास है। और चौथा है, राजनीतिक सामाजिकरण आधिपत्यवादी कुटुंब संरचना और मूल्यों के बीच की विभाजन रेखा की अनदेखी करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों आपका। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति की स्थापना और उसका विकास करता है और इसी के माध्यम से राजनीतिक सामाजिकरण जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता है और सबसे पहले बच्चे के माता पिता, परिवार, समाज, विद्यालय, इन सब की भूमिका उसके राजनीतिक सामाजिकरण में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है आपका, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। तो ये सही है। कारण है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, राज्य और राज्य प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण होते हैं।
कारण है कि राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन क्या है आपका कि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। कारण है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जो राजनीतिक दल है उसमें राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण उसकी सही व्याख्या करता है। आप देखिए, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का शासन में प्रवेश होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो उपागम कुछ दिए गए हैं उनका सही कालानुक्रम पहचानना है। तो उपागम है दार्शनिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम और व्यवस्था उपागम। तो इसमें देखिए आप आसानी से आप सही ऑप्शन पहचान सकते हैं। सबसे पुराना आपका दार्शनिक उपागम है, उसके बाद मार्क्सवादी उपागम आता है, फिर व्यवहारवादी उपागम आता है और सबसे लास्ट में आपका आता है सिस्टम उपागम या सिस्टम अप्रोच व्यवस्था उपागम। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका मिलान ठीक नहीं है। तो मिलान जो है देखिए, पैरेटो अभिजन की संचरणशीलता ये सही है आपका। राजनैतिक समीकरण राजनैतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया ये भी सही है। लुसियन पाई संरचनात्मक विभेदीकरण ये भी सही है। और आर्गेन्स्की जो राजनीतिक क्षय देते हैं पॉलिटिकल डीके ये सही नहीं है। राजनैतिक क्षय किसका है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएगा कि पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जोड़े का सही मिलान कौन सा नहीं है। तो रॉबर्ट मिचेल्स जो हैं वो अल्पतंत्र का लौह नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। हंटिंगटन आधुनिकीकरण को एक बहुमुखी प्रक्रिया मानते हैं, ये भी सही है। और कार्ल डायच की रिसेप्टर्स है। और आमंड की अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र ये सही नहीं है। आमंड ने अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र के बारे में नहीं लिखा है, तो ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो आप देखिए, अधिकारी तंत्र या नौकरशाह ये कानूनी और तार्किक अभिकरण है। तो ए का हो जाएगा सी, आपका ए का सी हो जाएगा। और बी का हो जाएगा व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी में मानव स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत जो होती है दोस्तों, ये प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होती है। और पर्यावरणीय जो होता है कृषि और उद्योग आधारित होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21वां प्रश्न है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो देखिए, बुल एच ये विकास की प्रणाली, बुल एच जो है वो विकास की प्रणाली है। और कैप्लानियम प्रणाली सिद्धांत यानी व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कैप्लान का है। इसके अलावा देखिए जो है फुकुयामा ने इतिहास का अंत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारी प्रणाली की बात की है। तो आपके सभी जो कूट हैं उनका मिलान हो गया और इस आधार पे आपका उत्तर डी सही होगा। बुल एच जो है विकास की प्रणाली, एम कैप्लान प्रणाली सिद्धांत, फुकुयामा इतिहास का अंत और कार्ल मार्क्स जो हैं वो क्रांतिकारी प्रणाली के जो हैं विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित है। राजनीतिक दलों के पंजीयन के प्रावधान किसके अनुसार होते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका चुनाव आयोग। तो राजनीतिक दलों का जो पंजीयन है वो चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार होते हैं। निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो
इस हिसाब से आपका उत्तर सही होगा कि राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? तो ये द्रमुक डीएमके जो है वो द्रमुक जो है यूपीए सरकार में भागीदार है। नीचे दी गई किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य की जो असेंबली है, विधानसभा थी, उसकी अवधि 6 साल की थी। लेकिन अब आपको जानना पड़ेगा कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, वो समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो अब उसके शासन जो है वो भारत के जो अन्य राज्यों के शासन हैं उनके अनुसार ही संचालित होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, प्रबंधन के नौकरशाही और तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था को क्षति पहुंची है। इसके अलावा इसका मुख्य कारण निचले स्तर पर पहल बनी है। तो दोस्तों दोनों सही है, आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम पहचानना है आपको। पहला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ नारा और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। तो इसमें आप देखिए सबसे पहली घटना है आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, ये 1969 में हुआ। संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ नारा 1971 में दिया गया, तो ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी का संसदीय सीट समाप्त होना 1975 में और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ था। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में पहचानिए। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके मिनर्वा मिल, गोलकनाथ केस और ए.के. गोपालन केस है, तो और संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले ए.के. गोपालन केस है, ये 1950 में हुआ था। गोलकनाथ केस दूसरे स्थान पर है 1967 में और इसके अलावा मिनर्वा मिल्स आप जानते हैं 1980 में और संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस जो था वो सबसे बाद में है। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड, जेपी का बिहार आंदोलन, ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना और वाजपेयी जी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना। तो ये ऑप्शन आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड 1932 है, जेपी जयप्रकाश नारायण का बिहार आंदोलन 1974, ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना 1982 और वाजपेयी जी की पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। अगला प्रश्न, कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, रजनी कोठारी की बुक है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, इसको ऐसे मिला सकते हैं आप, रजनी कोठारी की बुक है दोस्तों स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लायड एंड सुजन रुडोल्फ का है कि इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी ने एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है। तो आप इस हिसाब से सभी पुस्तकों का जो कूट सही मिलान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पद सोपान को मापन प्रक्रिया यानी स्केलर प्रोसेस किसने कहा है? तो सही उत्तर है मूनी और रेले। पद सोपान को मापन प्रक्रिया मूनी और रेले ने कहा है। दोस्तों, पद सोपान जो है इसकी जो तुलना है एक पिरामिड से की जाती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक या मुख्य अधिकारी होता है और सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? तो ये है दोस्तों आपका मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत में अनौपचारिक संबंध या अनौपचारिक संगठन जो होता है वो मुख्यतया इसमें परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? तो ये विचारक हैं पॉल एच एपेलबी। ऑप्शन ए आपका सही है, पॉल एच एपेलबी निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग मानते हैं।
अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है, और कारण है कि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों, आज प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण है वो अपरिहार्य हो गया है और यह नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। तो ये सही है। और कारण है कि प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। स्पष्ट है कि सरकार जो है विभिन्न कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देती है और प्रशिक्षण से अधिकारी में कुशलता, बुद्धि और उसके दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में वृद्धि करने में बल मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए लोक प्रशासन के उद्गम और समृद्धि में निम्नलिखित निर्दिष्ट वस्तुओं पर विचार कीजिए। पहला है हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले ये जो क्रम आपको बनाना है, इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वो है आपकी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हनी रिपोर्ट है, फिर पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस ये सबसे लास्ट में आया था। और ये सभी 9 लोक प्रशासन के उद्गम और विकास के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है कुछ सिद्धांत और उपागम है, इनका सही क्रम आपको बताना है। तो ये हैं ह्यूमन रिलेशन थियरी, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग सिद्धांत। तो सबसे पहले मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आता है। दूसरे स्थान पर ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तीसरे स्थान पर डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन का और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिद्धांत आता है सबसे लास्ट में। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत के तरह से ही कार्य करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ कूट हैं, इनका सही मिलान आपको करना है। नियंत्रण विस्तृत या नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, पद सोपान, आनुवांशिक सत्ता और संगठन के 14 सिद्धांत। तो आप इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र ये एवी ग्रेक्यूनस का सिद्धांत है, पद सोपान जेडी मूने का, आनुवांशिक सत्ता मैक्स वेबर और संगठन के 14 सिद्धांत ये हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया था। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एक कथन है महत्वपूर्ण कथन, दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। और ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन ने लिखा था दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। अगला प्रश्न है शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम किस संसार में रह रहे हैं? ऑप्शन है द्विध्रुवीय संसार, बहुध्रुवीय संसार, एक ध्रुवीय संसार और अराजकता में। तो दोस्तों शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अब हम एक ध्रुवीय सरकार में रह रहे हैं और शीत युद्ध के बाद सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके कारण अब केवल एक ही हेड हो गया है जो कि पूंजीवादी विचारधारा थी, जिसके कारण अब हम एक ध्रुवीय सरकार में रह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, ये किसका विचार है? तो आप जानते हैं जो राजनीति विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी विचारक हैं हैंस जे मार्गेनथाउ, उनका संपूर्ण जो विचार है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार को मानव स्वभाव मानते हैं और वो कहते हैं कि मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी होता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित किया है और ये कथन जो है वो एच जे मार्गेनथाउ का है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं, सही है। और कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों
दोनों कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता, और कारण है वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता को संतुष्ट करने में सफल हुई है। तो दोस्तों ए गलत है, आपका ए गलत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता नहीं बल्कि सक्षमता है, तो इसलिए ए गलत है और आर आपका सही है। अगला प्रश्न है, कुछ सही कालानुक्रम पहचानना है। सोवियत यूनियन का टूटना, नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाटो और इंडियन ओशन रिम। तो इसमें जो सही आपका कालक्रम है वो है, सबसे पहले नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में। नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। सोवियत यूनियन 1991 में टूटा था और इंडियन ओशन रिम सहयोग संगठन ये 1997 में स्थापित हुआ था। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो सही क्रम होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ घटनाओं का सही कालक्रम पहचानना है आपका। तो घटनाएं हैं कैंप डेविड सम्मेलन, माई लाई जनसंहार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला और सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। तो देखिए ये जो 4 है वो सबसे लास्ट में आएगा आपका। दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वो 1985 में हुआ था और इराक द्वारा कुवैत पर हमला 1991 में। तो सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माई लाई जनसंहार सबसे पहले, फिर कैंप डेविड समझौता हुआ था, इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन 1985 में, और इराक ने कुवैत पर 1991 में हमला किया था। अब आइए देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान कराना है। भारत की विदेश नीति का निर्माता जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंचशील चीन से संबंधित है, तो पंचशील चीन और भारत के बीच समझौता हुआ। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी और रूस से पुतिन संबंधित है। तो आप इस प्रकार से सही मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद है। आपको एक अनुच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देना है। दोस्तों जो अनुच्छेद के आधार पे आपके प्रश्न हैं, लेखक का संबंध मूलतः किसकी आलोचना से है? तो लेखक का जो संबंध है वो समीक्षात्मक सिद्धांतवादी आलोचना से है। वाल्टेयर में कौन सा दोष निकाला गया है? तो दोस्तों वाल्टेयर में लेखक दोष निकालता है क्योंकि उसकी निरंकुशतावाद की आलोचना तथा प्रशियन राज व्यवस्था के प्रति समर्थन, ये वाल्टेयर की सबसे बड़ी कमी रही है। अगला प्रश्न है कि नव दार्शनिक यानी स्मोक स्क्रीन धूम्रपट के लिए क्या कहते हैं? तो नव दार्शनिक इस स्मोक स्क्रीन या धूम्र पर्दे के लिए कहते हैं कि तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए नए दार्शनिक या नव दार्शनिक धूम्रपट के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों नौ दार्शनिक स्मोक स्क्रीन तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए करते हैं और नौ दार्शनिकों का काम इनकी पोल खोलना है, लेकिन सामान्य ज्ञान के नाम पर इसी तर्ज पर लिखे गए शीर्षक से बारबेरी ने द ह्यूमन फेस नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार समकालीन विश्व कैसा है? तो दोस्तों समकालीन विश्व मानवाधिकारों के हनन से पूर्ण है, जैसा कि लेखक का मानना है। अगला प्रश्न और 50वां प्रश्न है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, राजनैतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राजनैतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सर्वाधिकारवादी राज्यों की पोल खोलना है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2007 में जो राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र था उसको आपने हल किया और मुझे आशा है कि ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।